हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है बोर्ड की प्रिपरेशन? जेई खत्म हुआ और बोर्ड्स आ गए, राइट? और फिर बोर्ड खत्म होंगे और फिर जेई की तस्वीर आपके सामने होगी। तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए, जेई के बच्चों के लिए, सभी के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आ रहा हूं आपके सामने। रीडिंग करंट बिल्कुल ध्यान से देखना, एक ही बार में आपके बोर्ड्स का, आपके कंपटीशन का सब कुछ गारंटी के साथ आप आराम से उसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कंडीशन ये है, देखते रहिए। आइए, ज्यादा समय ना लेते हुए, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, सबको पता है। ऑल्टरनेटिंग करंट जो घरों में भाई साहब हमारा आता है, एसी ऐसे ही आता है ना। एसी ऐसे ही होता है, साइनोसोडल फॉर्म में होता है, पता है ना, साइनोसोडल फॉर्म में होता है। और डीसी कैसा होता है सर? हमें ऐसे ही आपने पढ़ाया गया है। डीसी कैसा होता है? स्ट्रेट। और ये मेरा एसी जो साइनोसोडल फॉर्म में होता है। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज है, जो हम सबसे पहली चीज देखेंगे, वो क्या देखेंगे? एसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से जा रहा हूं। 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आर, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, एक होता है आर, एक होता है एल, एक होता है सी। आर एल सी, ठीक है। अब तीनों में हमने क्या लगाया सर जी? हमने वोल्टेज लगा दी। तीनों में हमने वोल्टेज, डेफिनेटली क्या लगेगी? ध्यान रखना, सेम लगेगी। तीनों में वोल्टेज क्या लगेगी सर जी? सेम लगेगी। तो इसमें जो वोल्टेज लगेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर डेफिनेटली यहां पे भी एसी मेरी क्या लगेगी? सेम लगेगी। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर जी इसमें भी सेम लगेगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। अब रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आपका जो करंट होता है वो सेम फेस में रहता है। किस में रहता है? सेम फेस में। फेस का मतलब तो पता होगा यार, वेव्स का। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, राइट। एक वेव की सिंपल सी इक्वेशन है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये पूरा का पूरा ध्यान रखना फेस कहलाता है, ये भी फेस कहलाता है। और ये दोनों, ये क्या है? फेस डिफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फेस डिफरेंस। क्या कहलाता है ये? फेस डिफरेंस। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? फेस। क्या कहलाता है सर जी? फेस। तो मेरा क्या कहना है कि रेजिस्टिव सर्किट के अंदर आपका जो करंट होता है और जो ईएमएफ होता है, दे आर इन अ सेम फेस। मैं और क्लैरिफाई करता हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये मेरी एक वेव है, मान लो ये ईएमएफ की वेव है, और करंट की जो मेरी वेव होगी वो भी इसी फॉर्म में होगी। हाँ, हो सकता है एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर वो यहां से स्टार्ट हो रही है तो वो भी यहां से स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब होता है सेम फेस, राइट। वो वहीं से ही सेम फेस में स्टार्ट होगी, करंट की इक्वेशन भी। तो यानी कि सर करंट की इक्वेशन मेरी क्या बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एंड अब आ जाओ दूसरा। दूसरा क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? एल से। तो अब इसके लिए क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। सर ये लैग करता है, इसमें क्या करंट क्या करता है? लैग करता है। करंट क्या करता है? इसमें लैग करता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल दे देता हूं अगेन, ये मेरी अगर ईएमएफ की वेव है तो सर जी ये देरी से चल रही है। ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो ये देखो, मेरी जो करंट की इक्वेशन है वो क्या चल रही है सर? देरी से चल रही है। देरी से चल रही है मतलब लैग कर रही है। देरी से चल रही है मतलब लैग कर रही है। तो करंट की जो इक्वेशन होती है वो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। कितने से लैग कर रही है? पाई बाय टू से लैग कर रही है। इसकी डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे भी, ठीक है, कि कैसे आया ये, हाउ इट कम्स, है ना, रटेंगे नहीं, कैसे आया था। अच्छा, दूसरी चीज, कैपेसिटर में क्या होता है गुरुजी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। सर जी करंट इसमें क्या होता है? लीड करता है। करंट क्या करता है? इसमें लीड करता है। अब सबसे मेन चीज आती है लीड करना, वो भी बता देता हूं। हाँ बिल्कुल सही बोला, करंट लीड करना मतलब जल्दी चलना। चल लीड कर रहा है तो जल्दी चलेगा ना, तो ये पाई बाय टू से सर जी लीड करता है। कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो 3 चीजें बड़ी ध्यान से, रेजिस्टिव सर्किट के अंदर अगर आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो आपका करंट एंड वोल्टेज दोनों के दोनों सेम फेस में होंगे, पहली बात।
दूसरी बात, इंडक्टर के केस में हमारा जो करंट होता है वो पाई बाय 2 से गुरुजी लैग करता है। तीसरा, कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो मेरा करंट होता है सर वो लीड करता है। गॉट इट? कितने से लीड करता है? पाई बाय 2 से लीड करता है। यहीं की यहीं हम देख लेंगे इनके फेजर डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं रेजिस्टिव सर्किट के लिए। तो रेजिस्टिव सर्किट के लिए अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, मान लो ये ईएमएफ की आपकी लाइन है, और यहां ध्यान रखना ई क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो ये मेरा ओमेगा टी से एंगल बना रहा है है ना? तो करंट भी सर जी इसी इक्वेशन में होगा, इसी लाइन में होगा, और करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा सर वो भी इसी लाइन में होगा, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी होगा। आपने नोटिस किया एक चीज, आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने आई को नीचे रखा है, करंट को ऊपर, वोल्टेज को ऊपर रखा है। आई को मतलब करंट को मैंने नीचे रखा है और वोल्टेज को मैंने ऊपर रखा है। ऐसा क्यों सर? नेचुरल सी बात है ना सर, आई इज इक्वल टू क्या होता है? ई बाय आर होता है। होगा नहीं होगा? तो सर हमेशा करंट थोड़ा सा कम ही होगा रेजिस्टेंस से, इसलिए मैंने उसको नीचे रखा। तो आप भी ध्यान रखना, जब आप फेजर बनाओ तो हमेशा बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है जैसे मैं आपको बना रहा हूं। सही है? ये मेरे लाइन फेजर डायग्राम हुआ। अच्छा, अब ये तो बन गया सर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। किसके लिए? ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, राइट। दूसरा, सेकंड वाला अगर हम बात करते हैं, जो करंट क्या हो रहा है इसमें? लैग कर रहा है। करंट क्या कर रहा है गुरुजी? लैग कर रहा है ना? कितने से लैग कर रहा है सर? पाई बाय 2 से। ईएमएफ का तो सेम ही रहने वाला है। ईएमएफ का तो सर जी देखो, और ध्यान रखना, मैंने हमेशा बताया है, एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर होता है तो क्या होता है? इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड पॉजिटिव। तो ओमेगा टी हो गया। ओके बॉस, तो करंट मेरा ये हो गया भाई ये, और ये हो गया आई नॉट। सही है भाई? राइट, ये मेरा आई नॉट हो गया और ये मेरा ई नॉट हो गया। राइट, देखो लैग कर रहा है। कितने से लैग कर रहा है सर? पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आ रही बात? तो ये किससे लैग कर रहा है? पाई बाय 2 से लैग कर रहा है। क्लियर? अच्छा जी, अब आगे आ जाओ। ये तो हो गया इंडक्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम। ऐसे ही सेम अगर हम बनाते हैं, ये लो भाई, ये किसके लिए है? कैपेसिटिव सर्किट के लिए। राइट, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए क्या होगा? ये ओमेगा टी हो गया, और ये मेरा गुरुजी अगेन ई नॉट। अब करंट है, करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ये लो, कितना हो गया करंट? ये लीड कर रहा है। तो कितने से लीड कर रहा है सर? पाई बाय 2 से लीड कर रहा है। ये देखो लीड कर रहा है ना, पाई बाय 2 से इधर की साइड आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और देखो मैंने नोटिस करा है आई की वैल्यू थोड़ी सी कम ही रखी है, तो तुम भी थोड़ा सा कम ही रखना। सही है? ये मेरा किसका हो गया फेजर? कैपेसिटिव सर्किट का। मेरे ख्याल से समझ में भी आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसके फेजर्स भी ड्रॉ करे। और मेन चीज हमने जो इसमें स्टडी करी, क्या करी है सर? सेम फेस में 90 डिग्री से करंट लैग करता है और ये 90 डिग्री से लीड करता है। अब एक चीज है, मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि सर इसमें जो कैपेसिटर है, और सॉरी कैपेसिटर बोल रहा हूं, वोल्टेज है सर, वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रही है पाई बाय 2 से। बोल सकता हूं ना, अगर करंट लैग कर रहा है तो बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं कि सर वोल्टेज जो है वो लीड कर रही है पाई बाय 2 से। सिमिलरली यहाँ पे जो करंट है वो पाई बाय 2 से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। तो ये बोल सकता हूं ना कि सर यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लैग करेगी। बोल सकता हूं, डेफिनेटली इट विल लैग, है ना? तो इसी को, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आओ, ये आपको फेजर समझ में आ गए, है ना? सारे के सारे, तीनों के तीनों आपको फेजर समझ में आ गए। अब अगर मैं तीनों को एक साथ में कनेक्ट करता हूं, यानी कि RLC सर्किट, बड़ा फेमस है। ये R है, ये L है और ये C है ना? ये R है, ये L है और ये C है। अब फिर मैंने AC लगा दी, है ना? तो सर इसके अक्रॉस ये R, ये L और ये C, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी क्या है? VR है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी है? VL है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी है? VC है। और ये कितना है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये तो मैं वोल्टेज सेम लगाऊंगा ही। ई नॉट यहाँ पे क्या है? पीक वोल्टेज। ध्यान रखना क्या होती है? पीक वोल्टेज। वैसे इंडिकेट भी कर रही है वो, है ना? ई नॉट क्या है? आपकी पीक वोल्टेज।
और ई क्या है, ध्यान रखना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और ध्यान रखना एक और चीज बाबूजी, यहाँ पे वोल्टेज और ईएमएफ में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कोई बड़ी चीज नहीं है। ईएमएफ का मतलब हमेशा ध्यान रखना पूरी जीवन भर, तुम्हारे लिए इंटरव्यू में भी आएगा क्वेश्चन, वो बहुत बार पूछा जाता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो चाहे कोई सी भी कंपनी हो, टेक्निकल हो तो ईएमएफ पता होना चाहिए। तो ईएमएफ का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ का मतलब क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ईएमएफ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ओपन सर्किट वोल्टेज। बैटरी लाते हो मार्केट से, न्यूली बैटरी है, मल्टीमीटर लगाओ उसमें, मल्टीमीटर आता है मार्केट से, लगाओ दोनों पे, आपने जो वोल्टेज दिखाएगा वो ईएमएफ है। अब आपने लोड लगा दिया बाहर, लोड मतलब कोई भी रजिस्टर, पंखा, टीवी, कुछ भी। अब जो आप मेजर करोगे वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, या वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ध्यान रखना इन दो शब्दों का मेन मतलब, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमारा ये टर्म सिखाया जाता है। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है सर। अब अगर मैं इसका फेजर बनाऊं भाई, ठीक है, देखो अब मैंने क्या करूंगा, वीआर एकलौता ऐसे था, मतलब रजिस्टिव सर्किट एकलौता ऐसे था जिसमें ना लीड कर रहा था ना लैग कर रहा था, यही था ना रजिस्टिव सर्किट एकलौता ऐसा था जिसमें ना करंट लीड कर रही थी ना वोल्टेज लीड कर रही थी, ना लैग हो रहा था ना लीड हो रहा था, दोनों के दोनों सेम फेस में थे। तो उसको मैं एज अ रेफरेंस लेवल लेके चल लेता हूं, उसको मैं एज एक रेफरेंस लेवल लेके चल लेता हूं और बोल सकता हूं कि सर टेकिंग इट एज अ रेफरेंस, अगर मैं बोलूं कि सर जो VL है, VL वोल्टेज, तो वो लीड करेगा डेफिनेटली। देख रहा था ना कि करंट लैग कर रहा था तो वोल्टेज लीड करेगा, कितने से लीड करेगा सर, π/2 से लीड करेगा, एंड वी आर टेकिंग इट एज अ रेफरेंस। तो VR अगर ये है तो डेफिनेटली VL क्या होगा, ऐसे होगा, एंड VC क्या होगा भाई साहब, नीचे होगा। ऐसे ही सिमिलरली, क्योंकि वोल्टेज इन अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि करंट लीड करता है और वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा, वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा। तो देखो भाई साहब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, नीचे लैग कर रहा है, नहीं कर रहा है, मानते हो। नाउ अब हम ये एज्यूम करके चलते हैं, एक अजम्पशन हम यहां पे करके चल रहे हैं, एक अजम्पशन कि मैग्नीट्यूड ऑफ VL इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ VC। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चों, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं कोई हाई फाई लेवल अननेसेसरी नहीं, आराम से तुम्हारा जेई के क्वेश्चन भी बनेंगे, नीट के भी बनेंगे, सच बता रहा हूं, बोर्ड के तो बन ही जाएंगे, लेकिन कोई हाई फाई की जरूरत नहीं होती। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हैं, चाहे हर एग्जाम आपका क्लियर हो सकता है। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, चाहे बनी कैसे, चाहे बन गई नहीं, चाहे बनी कैसे, वो जान लेना है, हाउ, HOW। तो हम वही सीख रहे हैं और बहुत इजी सस्ते तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है। नाउ तो ये VL है और ये VC है, तो नेट वोल्टेज भाई साहब कितनी होगी, VL माइनस VC। ओके भाई साहब, अब अगर आप बात करो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट यही होगा ना भाई, रिजल्टेंट क्या होगा, V, यही होगा ना। ओके, अब रिजल्टेंट अगर ये होगा तो V शुड बी इक्वल टू, बोल सकते हो, VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, हाँ या ना। रिजल्टेंट यही निकालोगे भाई या नहीं, ये आपके अच्छे से बना लो लोग, तभी तुम्हें लगे कि अजीब सा बना दिया सर जी ने। तो ये लो, ये मेरा V है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज आपकी दोनों की, ये VL माइनस VC है, ये VR है, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो V शुड बी इक्वल टू अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब सुनो, अब नए टर्म्स का इंट्रोडक्शन होने वाला है, देखो क्या है। VL होता है वही V इक्वल टू IR, बचपन से जानते हैं हम, लेकिन यहां पर V इक्वल टू I इंटू XL। आप कहोगे सर ये नया शब्द कहां से आ गया, सर एक्सेल कुछ नहीं है, एक्सेल होता है नया शब्द आपकी जिंदगी में, रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। क्या है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। सिमिलरली VC क्या होता है, I इंटू XC, I इंटू XC, और XC गुरुजी क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। आप कहोगे सर ये रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंस भी एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है, बस नाम दे दिया गया है फॉर द इंडक्टर एंड फॉर द कैपेसिटर। बात समझ में आई, ठीक है।
तो अगर हम बात करें एक्सेल की, एक्सेल कितना होता है, एल ओमेगा, ठीक है, इसमें एल क्या होता है, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, ओके गुरुजी। और ओमेगा तो पता ही है सर कितना होता है, 2 पाई एफ, ठीक है। और एक्सी क्या होता है सर, 1 अपॉन ओमेगा सी। ध्यान रखना, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाएंगे, बार बार ये फॉर्मूलों का यूटिलाइजेशन भी हमारा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया। अगेन सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर भाइयों, सही है। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। तो अब मैं यहां पे अच्छे बच्चों की तरह वैल्यू डाल देता हूं, वीएल कितना है, आई इंटू एक्सएल, ठीक है। वीसी क्या है, आई इंटू एक्सी प्लस आई इंटू आर, सही है, आई कॉमन ले लो, तो V इज इक्वल टू आई अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, यही है। और V अपॉन आई, ध्यान रखना ये जो V अपॉन आई है, ये एक नया शब्द आपके सामने आ रहा है, इम्पीडेंस। क्या आ रहा है, इम्पीडेंस। तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई साहब ये फॉर्मूले पे तो इस बार में इसमें भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, हर साल आता है, तुम्हारा बोर्ड्स क्या समझ लो, कुछ भी समझ लो। तो एसी का ये बहुत बड़ा अंग है। तो Z यहाँ पे क्या आ गया, इंपीडेंस। आप कहोगे सर ये क्या नया शब्द आ गया, अभी तो रिएक्टेंस देखा था। इंपीडेंस भी कुछ नहीं, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। इंपीडेंस भी क्या है, एक तरीके का रेजिस्टेंस ही है। बस किस केस में, अगर आपके 2 एलिमेंट लगे हों या फिर 2 से ज्यादा एलिमेंट लगे हों, या तो RL लगा हो या RC लगा हो या RLC लगा हो, सही है। अगर RL लगा होगा डेफिनेटली सर XC तो 0 हो जाएगा। अगर RC लगा होगा तो सर डेफिनेटली क्या होगा, XL 0 हो जाएगा, है ना, गॉट इट। तो अगर तीनों लगे हुए हैं तो आपके सामने है। तो V अपॉन आई, ध्यान रखना ये जो V अपॉन आई है, अभी आएगा इसका टर्म RMS, दोनों RMS होती हैं, तो शर्माना मत, ये आएगा अभी आपके सामने शब्द, क्लियर। अच्छा, तो कहानी को आगे बढ़ाएं, ठीक है, राइट। तो Z पता लग गया, XL हो गया, XC हो गया, ये हो गया। अब एक चीज और यहीं बता देता हूं, ये एंगल डेफिनेटली सर फाई बना रहा है, ये भी इसका भी बड़ा रोल है। ये एंगल आपका फाई बना रहा है, रिजल्टेंट वोल्टेज कहते हैं ना वेक्टर्स बचपन का। तो अगर ये आपका एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है, तो सर ये कितनी वोल्टेज है, अरे बोलो VL माइनस VC, और ये कितनी वोल्टेज है, VR। तो tan फाई कितना लिखूंगा मैं सर, VL माइनस VC अपॉन VR। VL कितना है, I इंटू XL, I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R। I से I सब जगह आपका कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, ये लो थोड़ा सा रुको, यहां बना देता हूं। तो tan फाई इज इक्वल टू, ठीक है, तो I कॉमन लेके I से I कट जाएगा, तो आपका बन जाएगा XL माइनस XC अपॉन R, ठीक है। ये मेरा जग जाहिर पॉपुलर फॉर्मूला भी है, नीट में ऑलमोस्ट काफी बार यूज होता है ये क्वेश्चंस में, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम इसको। तो tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने यहां से tan फाई भी आपका निकाल दिया। अगर ये मेरा प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो XL 0 हो जाएगा, है ना, तो डेफिनेटली कुछ रहेगा ही नहीं, C रहेगा सिर्फ और सिर्फ। और अगर ये इंडक्टिव सर्किट हुआ तो सर XC 0 हो जाएगा, प्योरली इंडक्टिव हुआ तो, प्योरली ध्यान रखना, प्योरली वाला शब्द, प्योरली इंडक्टिव। अगर इंडक्टिव बोलते हैं तो ध्यान रखना उसमें R भी इंक्लूड होता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो यहां तक तुम्हें पिक्चर क्लियर हुई, चलो गुड। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब हम देखेंगे रेजोनेंस। क्या देखेंगे, रेजोनेंस। सीधा हम जंप मार रहे हैं रेजोनेंस पे, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, रेजोनेंस की।
इसकी बात करते हैं रेजोनेंस। सर जी रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? सर रेजोनेंस का मतलब ऐसे मत समझ लेना कभी केमिस्ट्री में डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस का यहाँ पे मतलब होता है आपका जब करंट मैक्सिमम हो, जब आपका क्या करंट हो मैक्सिमम हो, उस समय आपको पता है सर रेजोनेंस होता है। यानी कि सर करंट मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, रेजिस्टेंस शुड बी मिनिमम, तभी तो करंट मैक्सिमम होगा। मतलब सर्किट आपको जो वाइब्रेट करेगा इट विल बी वाइब्रेट विद इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा वो, राइट? तो इट विल वाइब्रेट विद इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि सर उस समय मेरा करंट मैक्सिमम होगा एंड द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो अब हम देखेंगे कंडीशन फॉर द रेजोनेंस, ठीक है, फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस फॉर सीरीज LCR सर्किट, है ना, फॉर द सीरीज LCR सर्किट। तो ये मेरा अगेन सर्किट तो वही है, आपको पता ही अभी अभी देखा ही है। तो ये मैंने बना दिया ये मेरा ओमेगा है, ओके। तो ये मेरा ओमेगा 1 है, ओके बॉस। ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, और ध्यान रखना क्लास ये मेरा बन गया I0, ठीक है। ये मेरा क्या है पीक करंट है। और रिमेंबर ये जो पॉइंट्स होते हैं ना इनको बोलते हैं हम हाफ पावर पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाफ पावर पॉइंट्स। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर आपकी जो पावर है वो आधी हो जाती है, पावर हाफ। और यहाँ पे जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है? 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको पता ही है इसको हम क्या बोलते हैं? IRMS भी बोलते हैं। अभी हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन भी। तो IRMS इज इक्वल टू I0/√2 और इनको हम बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाफ पावर पॉइंट्स। और ये मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आप देख सकते हो मेरा करंट मैक्सिमम है। अगर सर करंट मेरा मैक्सिमम है तो आप बोलोगे कि सर Z की वैल्यू तो आपने अभी भी बताई, हमें क्या बताई थी सर? R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यानी कि मिनिमम है, इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो टर्म है इट शुड बी जीरो, इट शुड बी जीरो। यानी कि XL माइनस XC शुड बी जीरो, यानी कि XL इज इक्वल टू XC। XL क्या होता है? L ओमेगा, और ये हो गया 1/ओमेगा C। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। ये लीजिए सर, और इसको क्या बोलेंगे? 2πf इज इक्वल टू 1/√LC, यानी कि f इज इक्वल टू 1/2π√LC। ये लीजिए सर, ये मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई, जहां पे आप बोल सकते हो कि मेरा सर जो करंट है वो मेरा क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब ये वर्ड एक होता है, ये डेल्टा ओमेगा है, डेल्टा ओमेगा डेल्टा W या डेल्टा ओमेगा बोलो। तो डेल्टा ओमेगा आप नोटिस करोगे इस वाले केस में ओमेगा R माइनस ओमेगा 1 है, ध्यान से देखो। और यहाँ पे भी डेल्टा ओमेगा कितना है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा R है। दोनों को ऐड कर दो तो 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। और ये क्या होता है सर? बैंडविड्थ। ये क्या होता है? बैंडविड्थ। तो एक नया शब्द है आपके लिए, बैंडविड्थ, ठीक है। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होती है? मैक्सिमम लोगों को काफी गलत पता है, पूरे यहाँ तक कि इंजीनियरिंग लोगों को भी गलत पता होती है। मैक्सिमम लोग इसको गलत भी बोलते हैं, जस्ट क्या बोल देते हैं बैंडविड्थ? सर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नहीं, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है ये। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज नहीं होती। बैंडविड्थ का मतलब होता है इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट विच करंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट? 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। उस पॉइंट पर देखो ना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 है, तो यानी कि बैंडविड्थ क्या है? बैंडविड्थ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट विच करंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। गॉट इट? तो मेरा बैंडविड्थ आया। अब बात आती है इसके अंदर जो हमें मैक्सिमम सीखते हैं, शार्पनेस, यानी कि क्वालिटी फैक्टर। आप बोलोगे भाई मार्केट में हम सामान लेने जाते हैं, बहुत अलग अलग तरह की क्वालिटीज होती हैं, तो अच्छी क्वालिटी, बुरी क्वालिटी, सामान एक ही है। तो यहां पर भी हम डेफिनेटली क्वालिटी चेक्स करते हैं एंड इट इज डिफाइंड बाय दिस क्वालिटी फैक्टर।
राइट। रेजोनेंस जो सर्किट है भाई कितना अच्छी उसकी क्वालिटी है, कितना बढ़िया वो रेजोनेंस सर्किट है, तो दैट इज डिफाइंड बाय इट्स क्वालिटी फैक्टर। एंड क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जान लेते हैं। क्वालिटी फैक्टर होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू वोल्टेज कितना है I इंटू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना है, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कितना है I इंटू एक्सएल, अक्रॉस द रेजिस्टर कितना है I इंटू आर, आई से गया एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल कितना था L ओमेगा अपॉन आर। ये हो गया पहला। फिर दूसरा देखोगे, दूसरा मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी सर आपने बोला है, कोई बात नहीं मैंने तो बोला ही है सर। तो I इंटू कितना आएगा XC अपॉन I इंटू आर, XC कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी आर। लो सर ये दोनों आ गए, ठीक है, ये भी आ गया और ये भी आ गया। मेरे ख्याल से यहां तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ। तो ये मेरी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आई पहली बात। Z मिनिमम हुआ, अगर ये 0 हो गया तो डेफिनेटली Z क्या हो जाएगा R, Z कितना हो जाएगा R के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एट रेजोनेंस Z विल बी इक्वल टू R। Z क्या है इंपेडेंस, ध्यान रखना Z क्या है इंपेडेंस। एक और चीज बता देता हूं यहीं, क्लियर हो गया यहां तक। देखो अगर एक चीज आपको बता दूं, बीच में भी मेरे से मिस हो गई वो, तो 1 अपॉन जो Z होता है वो होता है एडमिटेंस। इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है। और 1 अपॉन X होता है ससेप्टेंस, राइट, ये ध्यान रखना। X कुछ भी हो सकता है, L भी हो सकता है और C भी हो सकता है, ठीक है। 1 अपॉन Z लिख लेना, 1 अपॉन Z क्या होता है एडमिटेंस और 1 अपॉन X क्या होता है ससेप्टेंस, क्लियर, राइट, ओके। नाउ अब बात करते हैं एट रेजोनेंस, अगर हम रेजोनेंस की बात करते हैं या एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी थी सर, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा, एंड विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। अभी अभी आपने निकाल के दिखाया सर, तो Q विल बी इक्वल टू कितना आएगा L, ओमेगा की जगह पे कितना डालूं 1 अपॉन रूट एल सी, और यहां पे कितना डालूं R, यानी कि 1 अपॉन आर अंडर रूट L अपॉन C। ये आ गया है ना। सिमिलरली अगर आप उसमें भी डालोगे सेम वैल्यू आप अगर वहां पे भी डालते हो तो इट विल कम आउट टू बी सेम ओनली। आप निकाल के देख सकते हैं एक सेकंड में। तो एंड इट्स मीनिंगफुल ऑल्सो, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मेरी एक है तो भाई साहब क्वालिटी भी तो एक ही होगी, अलग अलग थोड़ी होगी, राइट। तो आपका एक क्वालिटी फैक्टर आता है 1 अपॉन आर अंडर रूट L अपॉन C। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द क्वालिटी। एक और चीज इसके रिगार्डिंग, मोर द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस बेटर इज द क्वालिटी। मोर द शार्पनेस, शार्पनेस बोले तो कर्व की, यानी कि अगर एक ऐसा कर्व है और एक ऐसा कर्व है ना, तो आप कहोगे सर किसकी शार्पनेस बेटर है या किसकी अच्छी क्वालिटी है। सर इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका जो कर्व है दे आर मोर शार्प एज कंपेयर टू दिस। आया बात समझ में, एज कंपेयर टू दिस, क्लियर है, ठीक है। तो इसकी क्वालिटी बेटर होगी एज कंपेयर टू दिस। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है, क्लियर, श्योर है यहां तक, ओके। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक और चीज है, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल, वेट अ मिनट। मेजर ऑफ द शार्पनेस, मैं यहां इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, यहां लिख देता हूं, ध्यान से लिख लेना। ये क्वेश्चन आ जाता है मेजर ऑफ शार्पनेस। क्या है मेजर ऑफ शार्पनेस, वो क्या होता है ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। मेजर ऑफ द शार्पनेस ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, हमारे कुछ क्वेश्चंस में वो यूज हो जाता है, ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, मेजर ऑफ द शार्पनेस। तो ये आपने क्वालिटी फैक्टर के बारे में जाना, या आपने एक रेजोनेंस जो हमारा कर्व आता है उसके बारे में आपने स्टडी करी,
ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, बताना मुझे जरूर। ठीक है, तो कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, तो हमने आज क्या क्या सीख लिया इसके अंदर। हमने सीखा था अभी अभी हमने रेजोनेंस वाला कंडीशन सीखी थी, देखा था आपने। रेजोनेंस हमने कंडीशन सीखी, हमने उसके अंदर बैंडविड्थ के बारे में भी देखा, हमने उसका मैक्सिमम करंट भी देखा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे अबाउट द पावर। क्लास ध्यान से समझना, पावर के बारे में सीखेंगे, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के बारे में भी सीखेंगे, हम आरएमएस वैल्यू की डेरिवेशन भी करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड भी हम देखेंगे, जबकि मैंने एक स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना रखी है एनर्जी स्टोर्ड इन आपका जो इंडक्टर है वो ऑलरेडी मैंने आपको बना रखी है, उसको आप जरूर देखना, एनर्जी स्टोर्ड हमने कैसे किया हुआ है। और हम आरएमएस वैल्यू भी डिराइव करेंगे, राइट। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर अप करेंगे ताकि तुम्हें पूरा समझ में अच्छे से आ जाए। प्लीज ये वाला पार्ट 1 देखना, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम कवरेज इसमें से आता है, पावर फैक्टर भी हमें देखना है उसके अंदर जब हम पावर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, टेंशन नॉट, हिमांशु सर इज हियर, राइट। तो टीसीसी इज हियर। ऑल द बेस्ट, कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिस, डू इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।